इस वेबिनार में कनेक्ट हुए सभी लोगों को मेरा नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ नाविक इनोवेशन। आज का हमारा जो वेबिनार है एक बहुत ही अमेजिंग वेबिनार होने वाला है और एक आई ओपनर होगा। अभी तक एस्ट्रोलॉजी को लेके जितनी भी मिथ रही है, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आज वो पूरी मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है डी कोडिंग एस्ट्रोलॉजी, डिबस्टिंग द मिथ ऑफ वैदिक वर्सेस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इतना ही नहीं, आज का हमारा बोनस सेगमेंट आपको नक्षत्रों के बारे में संपूर्ण ज्ञान देगा। आर बोनस सेगमेंट इज इंसाइट्स ऑन द साइंस ऑफ नक्षत्र। और आज हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति जिनकी ज्योतिष के प्रति संवेदनशीलता, ज्ञान और अनुभव उनके काम में ही दिखता है। उन्होंने मार्केटिंग से एमबीए किया है और बीटेक कर रखा है, तो साइंस और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं आपके सामने विश्वामित्र मनोज कात्यायन जी। वेलकम सर। नमस्कार। भी इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक करेक्शन है। आई एम नॉट बीटेक बट आई एम ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और अभी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, दो चीजें इन्होंने बोली, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, और थोड़ा सा हम लोग इसमें नक्षत्रों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। बस एक ये प्रयास है कि जो ज्योतिष के अंदर जो एक इस समय जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें एक सही चीज जो सत्य है उसको लोगों तक पहुंचा सकें, और वो भी बहुत सरल भाषा में। ऐसा ना हो कि लोगों को हम बता तो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम जो बहुत ही सरल तरीके से जो बेसिक सिद्धांत हैं ज्योतिष के, ये एक वेबिनार में तो संभव नहीं होगा, पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कुछ थोड़ा थोड़ा जो बेसिक जो आधार है ज्योतिष का उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले सब लोग मेरे साथ जो ज्योतिष के देव गणेश भगवान हैं उनका हम लोग ध्यान करेंगे, फिर हम ज्योतिष के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। तो सब लोग जिनको ये मंत्र आता है सब लोग मेरे साथ में चैंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं आ सकता है वो बस गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसौ मम आहमजानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम्। आहेयहीरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौकविनाश दक्ष माङ्गल्यपूजा प्रथम प्रधान ग्रहाण पूजाम् भगवान् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिमवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी का वंदना इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष को तब तक नहीं समझ सकता जब तक गणेश जी की कृपा ना हो। गणेश भगवान ही ज्योतिष के अधिष्ठाता हैं, और जो समग्र शास्त्रीय ज्ञान है वो गणेश जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो वैदिक ज्योतिष का जो डिफरेंशिएशन है, जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ज्यादातर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इजी एक्सेस है। लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है मेरी राशि क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग वहां से शुरू कर रहे हैं जिनको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं है,
उन लोगों को भी कुछ ये बातें समझ में आ सके। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा सन साइन जो है ये है, कोई बोलता है मेरा राशि ये है। तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि राशि कौन सी है एक्चुअली। तो पहले वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फर्क समझ लेते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट सन साइन, जिसे बोलते हैं सूर्य राशि। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी। और जो वैदिक सिस्टम है उसको बोलते हैं साइडेरियल सिस्टम। जो एक्चुअल पोजीशन है प्लैनेट्स की उसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। और जो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी है उसको मोटा मोटा इतना समझ लें कि वो सीजन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। और उनके पास में जो दो तीन चीजें नहीं है, जैसे अपनी ज्योतिष के अंदर जो नक्षत्र की जो एक्चुअल पोजीशन है उसके हिसाब से गणना करते हैं, तो हमारे ज्योतिष के अंदर महादशाओं जैसा एक सिस्टम है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ठीक है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जैसा कि आपने देखा पेपर में देखते हैं कि सन साइन की बात होती है। तो यहाँ पे सन साइन के अलावा तीन साइन महत्वपूर्ण है। सन साइन है आपका, मून साइन है, और एसेंडेंट साइन है। लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, ये जो टिपिकल सिद्धांत है ये वैदिक ज्योतिष का ही सिद्धांत है। वैदिक ज्योतिष में ये तीन चीजों को जोड़ा गया आपके शरीर, मन और आत्मन से, जिसे हम लग्न बोलते हैं। लग्न का मतलब होता है भौतिक स्तर पे आपकी स्थिति क्या है, आपकी फिजिकलिटी, आप दिखते कैसे हैं, आपका अपेयरेंस किस तरीके का है, आपकी उम्र कितनी हो सकती है, आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, भौतिक स्तर पे आपकी स्थिति क्या है। ये एक राशि है जिसको हम बोलते हैं लग्न राशि, जिसको हम शारीरिक स्तर पे देखते हैं या शरीर से जोड़ सकते हैं। फिर इसके शरीर से सूक्ष्म क्या है, मन है। तो चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर मन का कारक माना गया है। तो चंद्रा पुरुष सूक्त में श्लोक आता है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य वजा जाता। तो चंद्रमा मन का कारक है। मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर माइंड। तो आपकी मनोदशा किस तरीके की है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप फोकस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत एकाग्रचित्त रहते हैं या आपका विक्षिप्त दिमाग है। चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है आपका मेंटल वेलबींग क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, आप बहुत टिमिड हैं, आप बहुत करेजस हैं। जो आपकी मनोदशा है उसके बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में चंद्र राशि से पता चलता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। दूसरी तरफ चंद्रमा, जिसे कहते हैं चंद्रमा आपके माता का भी कारक है। तो मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर मदर ऑल्सो। तो चंद्रमा क्या है, आपका मन है और आपकी माता से चंद्रमा का कनेक्शन है। चंद्रमा की स्थिति से किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है, और लग्न की स्थिति से उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तीसरी चीज आती है आत्मन। आत्मा का कारक ज्योतिष में सूर्य को माना गया है। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता है, या सूर्य आत्मबल का कारक है। तो सूर्य से पता चलता है कि आपके अंदर कितना आत्मबल है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या है। कोई भी व्यक्ति, सूर्य सिग्निफिकेटर आपके फादर का भी है। तो सूर्य अगर फादर का सिग्निफिकेटर है तो फादर से हमको क्या मिलता है और मदर से क्या मिलता है। ज्योतिष के हिसाब से माता से सुख मिलता है, पिता से कर्म मिलता है। या इसको और थोड़ा आगे देखें तो जो कुछ भी हमारी रिलीजियस बिलीफ है, जिस धर्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमको हमारे पिता से मिला है। हम मात्र हिंदू सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पिता हिंदू हैं। तो धर्म जो है किससे मिलता है, पिता से मिलता है। यानी कि सूर्य जो है धर्म का अधिष्ठाता है। सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब धर्म। धर्म का मतलब जो है आपकी जेनेटिक कोडिंग से मतलब है कि आप किस वंश कुल से आ रहे हैं, आपके पिता कौन है और आपकी रिलीजियस बिलीफ क्या है। तो सूर्य आपके आत्मबल का कारक है। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी सूर्य से पता चलती हैं, धर्म का पता चलता है, और आपके पिता की एनालिसिस सूर्य से होती है। तो मैंने तीन चीजें बताई। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, और लग्न जो है आपकी शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीन चीजें हैं जिनको विशेष एनालिसिस वैदिक ज्योतिष में होती है। ये बिल्कुल यहाँ तक एकदम सरल है। यहाँ पे कोई ऐसी बात मैंने नहीं बोली जो किसी को बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि हम इसको जितना ज्यादा सरल हो सकेगा करेंगे, जिससे ये एकदम
बहुत सारा जो ज्योतिष के ऊपर भ्रम है और बहुत सारा मिथ है, दुनिया भर की रील्स चलती हैं, तो उससे हमको बिल्कुल फंडामेंटल सी चीजें एक बार समझ में आ गई तो फिर हमको कोई भ्रम नहीं होगा, कोई आदमी कितनी भी बातें करे। तो बेसिक सिद्धांत यह है कि हमारे पास में 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र। इसी के अंदर पूरी ज्योतिष है। इसी के असंख्य जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, वही उसी से हमारे कार्मिक पैटर्न का पता चलता है। तो 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 3 चीजें महत्वपूर्ण है, सूर्य है, चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही 2 ग्रह है जो आंख से दिख सकता है इजीली। टू लिमिनरीज विच इज विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आई। सूर्य और चंद्रमा। 24 घंटे का दिन होता है, उसके 2 हाफ होते हैं। अगर 24 घंटे के हम 2 हाफ कर दें तो 12-12 घंटे के 2 हाफ होते हैं। तो मैक्सिमम सूर्य कितना रह सकता है? 12 घंटे। और चंद्रमा मैक्सिमम कितना रह सकता है? 12 घंटे, 24 आवर्स। तो दोनों की जो प्रेजेंस है सूर्य और चंद्रमा की, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारे पूरे जीवन को चला रहा है। तीसरी चीज जो हमने बताई, लग्न राशि। तो अगर मैं सबसे यहाँ पे पूछता हूँ, एक प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूँ जिन लोगों को जो बिल्कुल बेसिक से अगर हम सिखाते हैं ज्योतिष, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके पास शरीर है, मन है और आत्मन है। तीनों चीजों में से अगर आप एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं तो आप किसे चुनेंगे? किसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं? शरीर को, मन को, या आत्मा को? महत्वपूर्ण क्या है? बताएं आप लोग अपने तरफ से, जो जिसको लोग जिसको जो जो समझ लोग में आए, जो लोग उपस्थित हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो बताएं, मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें सभी लोग। शरीर, मन और आत्मन। शरीर है, मन है, आत्मा है, बॉडी है, माइंड है और सोल है। इसमें आपके हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, बताएं किस चीज को, अगर आपको एक ही चीज चुननी है शरीर, मन और आत्मन में से, आप किसे चुनेंगे? It should be your soul. ओके। और कोई व्यक्ति? आरती जी आप बताइए। Ideally, सोल। it should be soul. ओके। और कोई व्यक्ति हैं? वैभव शुक्ला आप बताएं। आत्मा। और कोई व्यक्ति? बताइए बताइए, एकदम ये डिस्कशन है, ये कोई बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं है, सिर्फ ये है कि पार्टिसिपेट करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, सिद्धांत समझना है। अगर आपके पास में 3 चीजें हैं, शरीर है, मन है और आत्मन है, तो आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? सर अगर सोल शरीर को। है तो शरीर नहीं होगा तो बिल्कुल। आत्मा और मन वाह, कैसे आएगा, तो शरीर ये भी बहुत बहुत बढ़िया बात है। किसने कहा ये? कंचन कंचन लगता लता है। जी। बहुत बढ़िया जब तक आपने शरीर आंसर नहीं है दिया। तो मैं आत्मा और मन को कहाँ अपने आप में वाह वाह, बहुत सम्मिलित बहुत बहुत करूंगी। अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल सही बात कही आपने। और कोई व्यक्ति इससे एग्री करते हैं? कोई व्यक्ति जो कंचन जी बोल रही हैं? I think she is right. शी इज राइट। ओके। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, क्यों शरीर क्यों महत्वपूर्ण है? अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ। आप ना तो मेरी आत्मा देख सकते हैं, ना मेरा मन देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मन और आत्मा नहीं है, वो है, पर इट इज नॉट टेंजेबल। आंख से नहीं दिखेगा। जो चीज टेंजेबल है वो ये शरीर है। ठीक है। जो कुछ भी हमें करना है जिंदगी में, इस शरीर से ही व्यवहार करना है, शरीर के द्वारा और शरीर के लिए करना है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज शरीर इसलिए है कि आज हम लोग यहाँ स्थित, जो हम लोग जानना चाहते हैं ज्योतिष में, उसका पर्पस भी यही है कि भौतिक स्तर पर हमारी स्थिति क्या रहने वाली है, हम कैसी जगह रहेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, हमारा इंटरेस्ट यही है। अगर हमने बहुत पैसे कमाए तो हम एक मकान खरीदेंगे, तो उसका उपभोग कौन करेगा? ये शरीर करेगा। कोई बढ़िया गाड़ी खरीदी तो किसको लाभ होगा? इस शरीर को लाभ होगा। संबंध बनाए इस शरीर से तो किसको लाभ होगा? इस शरीर को लाभ। जिस दिन ये शरीर खत्म, फिर कहानी खत्म, फिर कुंडली भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाइज शरीर है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आंख से सामने दिख रहा है वो पहले है, उसके बाद में मन है, फिर उसके बाद आत्मन है। प्रायोरिटी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
बॉडी, माइंड एंड सोल, ये सही तरीका है। जिसने माइंड को या सोल को चुना वो भौतिक स्तर पर स्ट्रगल करने वाला है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये शरीर है, जो कुछ भी है सब इस शरीर से ही चल रहा है। ये शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस एंड दिस बॉडी, इसी के सहारे अपनी दुकान चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 राशियां जैसे मैंने आपको बताई कि आपकी लग्न राशि है, चंद्र राशि है और सूर्य राशि है। तीनों क्रमशः जो है शरीर, मन और आत्मन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राशि है जो शरीर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि लग्न राशि। लग्न का जो स्वामी ग्रह है, बस दिमाग में बैठा लीजिए, यही मेरा मुख्य ग्रह है, जिसकी वजह से मैं इस संसार में सरवाइव कर रहा हूं। अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छी और स्ट्रांग स्थिति में होगा तो आपको हेल्थ भी देगा और वेल्थ भी देगा। अगर ये ग्रह कमजोर स्थिति में किसी भी तरीके से है तो आपको भौतिक स्तर पे बहुत कष्ट हो सकता है। तो याद रखिए कि जो ग्रह आपका लग्नाधिपति, जो लग्न का स्वामी है, जो एसेंडेंट लॉर्ड है, वही आपका मुख्य ग्रह है जो आपको इस संसार में चला रहा है। ठीक है। अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है, जो ज्योतिष के नॉर्म्स के यहाँ गए, किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ के लिए अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो आपके लिए भौतिक स्तर पर यह काफी अच्छा प्रभाव दिखाएगा। टोटल कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह। उसमें से एक ग्रह है जो आपके लिए सबसे शुभ है, आंख बंद करके जान लीजिए, जो हमेशा आपका मित्र है, अति मित्र है, सबसे शुभ है, वो वही ग्रह है जो आपका लग्नाधिपति है, लग्न का स्वामी। ये ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये सब कॉम्बिनेशन बात की बात है, लेकिन बस इतना दिमाग में रखिए, अगर हमको कोई राशि देखनी है तो सबसे पहले हमें देखना होगा हमारी लग्न राशि क्या है और लग्नाधिपति की स्थिति क्या है। तो 9 ग्रहों में से लग्न का स्वामी आपका एक मुख्य ग्रह, बाकी बचे 8 ग्रह, उनका क्या होगा? जो 8 ग्रह हैं उनमें से जो ग्रह भी आपके मुख्य ग्रह यानी आपके लग्नाधिपति का मित्र है, वही आपका मित्र है, और जो उसका शत्रु है वो आपका शत्रु है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इससे आपका काम चल जाएगा। लग्न कौन है, लग्न का स्वामी कौन है? सपोज किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ तो उसका स्वामी मंगल होता है, तो मंगल आपका मुख्य ग्रह हो गया। बाकी जो 8 ग्रह बचे उनमें से जो भी मंगल का मित्र है वही आपका मित्र है, और जो मंगल का शत्रु है वो आपका शत्रु है। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं। लग्नाधिपति सबसे पहले देखना है, फिर उसके मित्र कौन से हैं उनको देख लेना है, और उसके जो शत्रु हैं उनको भी जान लेना है। बस पूरी जिंदगी आपके जो मित्र ग्रह हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, उनका समय आ गया, देन यू राइज, यू थ्राइव, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब देगा। और जो मेरे मन शत्रु हैं में और एक खराब स्थिति। जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे मन में एक जी सवाल आ रहा है। जी बताएं। जैसे बहुत बारी हम देखते हैं कि लग्न में कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ है, यस। केवल नंबर है। हाँ, अगर वहां पे कोई नंबर है, कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। तो नंबर हाँ। का मतलब क्या है कि वहां पे कौन सी राशि है। जैसे 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन राशि है। इसका एक सीक्वेंस है, जैसे आपने पेपर में देखा होगा कि जितनी भी राशियां दिखाई जाती हैं वो एक हमेशा एक ऑर्डर में होती है। हमेशा पहली राशि मेष होती है, दूसरी राशि वृषभ होती है, तीसरी राशि मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला और आठवीं वृश्चिक और नवीं धनु और 10वीं मकर राशि और 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ये सीक्वेंस हमेशा रहता है। तो आपके लग्न में इनमें से जो भी नंबर आ रहा है वही आपकी लग्न होगी। अगर 1 नंबर है तो मेष लग्न है, 2 नंबर है तो वृषभ लग्न है, 3 नंबर है तो मिथुन लोग एंड सो ऑन। तो जो भी नंबर वहां पे आ रहा है इससे मतलब नहीं है वहां पे कोई ग्रह हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लग्न में आ रहा है तो उस नंबर को पहले देख लें कि अगर 2 नंबर है तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र आपका मुख्य ग्रह है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। लग्न में कौन सी राशि आई, उसका जो स्वामी है बस समझ लीजिए यही मेरे लिए सबसे शुभ है। सबसे पहले सारे सिद्धांत भूल जाइए, बस हमेशा ये याद रखिए
कि मेरा जो लग्न है और जो लग्नाधिपति है उससे ज्यादा शुभ मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा तो सब खत्म है, फिर कुंडली उंडली का भी कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ना चाहिए जो आपके फिजिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वही आपके ठीक। अस्तित्व का कारक ग्रह है। लग्न जो नंबर है उससे वो लग्न डिसाइड हो गई, और लग्नाधिपति जो वो हुआ जिसकी लग्न है। जी, जी। जो वहां पे जो नंबर है, हम्म। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आपकी खुद की जो लग्न है वहां पे 8 नंबर है। हाँ। तो यानी कि आपकी वृश्चिक लग्न हो गई। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। तो आप हमेशा याद रखिए, हर कंडीशन में आपका जो सबसे अति मित्र है वो मंगल है। और मंगल के दो परम मित्र हैं, बृहस्पति, चंद्र और एक सूर्य। ये तीन मित्र हैं। तो ये तीनों मेरे लिए शुभ, चारों मेरे लिए शुभ हो गए। तो सबसे पहले जो मेरा मेन प्लैनेट कौन है, जो लग्न का स्वामी है, बस उसे पकड़ लेंगे। क्योंकि सब कुछ जो कुछ शुरू होगा, बाकी तो दुनिया भर का कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत है ज्योतिष के अंदर, उनमें जाएंगे तो इनफाइनाइट, अंतहीन है। लेकिन सबसे पहले एक कॉमन आदमी को इतना सारा जो कंफ्यूजन रहता है उसमें आप बस इतना समझ लीजिए कि जो आपकी लग्न राशि है वैदिक ज्योतिष में, उसको ही समझ लीजिए कि ये राशि मेरा मुख्य राशि है, और उसका स्वामी ग्रह मेरा मुख्य ग्रह है, और वो जो मुख्य ग्रह है वही मेरे लिए सबसे शुभ अब जैसे मेरी वृश्चिक राशि 8 में हो गई, और जो आपने 3 शुभ ग्रह बताए वो चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति बताया, है। जी। और ये 8 नंबर में ही बैठे हुए हैं, अगर चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति। हाँ, तो इसका मतलब आपका लग्नाधिपति अच्छी और स्ट्रांग स्थिति में है, ये एक तरीके का राजयोग हो गया। ठीक है। लग्न में अगर आपके मित्र ग्रह बैठे हैं, लग्नाधिपति लग्न बैठा है, तो जैसे ज्योतिष के अंदर इसको एक योग बोलते हैं। मंगल अपनी ही राशि में जब बैठता है केंद्र में, तो इसको रोचक महापुरुष योग बोलते हैं। तो ये आपकी कुंडली में मंगल ने बनाया। इसका लाभ क्या होगा, आपको कोई भी शारीरिक कष्ट आएगा तो सबसे पहला ग्रह जो आपको प्रोटेक्शन और संरक्षण देगा वो मंगल है। आपको एक अच्छी हेल्थ देगा और दुनिया भर की व्याधियों से प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि लग्न मतलब फिजिकल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग। जिसकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर हो गया उसको, और हेल्थ और वेल्थ दो अलग चीज नहीं है। तो जितनी भी वेल्थ है वो इस हेल्थ से ही कमाई जाती है। तो सबसे पहले हेल्थ होनी चाहिए। तो लग्नाधिपति जो है आपका, वही आपके लिए सबसे शुभ है। तो जैसे आपके लिए कहा जाए कि आपकी कुंडली में 8 नंबर लग्न है और 8वीं राशि वृश्चिक होती है, उसका स्वामी मंगल आपका लग्न में है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ योग है। कॉन्सेप्ट ठीक बस है। समझ लीजिए, बॉडी है, माइंड है और सोल है। चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न, या तो एक ऑर्डर में बोले तो लग्न पहले है, फिर मन है, फिर उसके बाद आत्मन है। तो लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण शरीर को ही जानिए, क्योंकि सब कुछ कहानी यहीं से शुरू होगी। ठीक है। चंद्र राशि भी महत्वपूर्ण है, सूर्य राशि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी आपका फिजिकल एस्पेक्ट। तो उसी सिद्धांत पे वापस आ जाते हैं कि सिद्धांत क्या था, कि सबसे शुभ ग्रह आपके लिए वो है जो आपका लग्नाधिपति है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, उसमें से हम शरीर को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब उसका प्लेसमेंट कुंडली में कैसा है, किस कॉम्बिनेशन में बैठा है, जैसे अभी पुष्कर जी ने बताया कि उनकी कुंडली में वो सूर्य के साथ बैठा है, फिर उसके बाद में वो चंद्रमा के साथ बैठा है। तो मैंने कहा कि ये ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एक ये राजयोग बन गया। ठीक है। तो राजयोग कैसे बनेगा, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन ये पोजीशन मंगल की अच्छी है। ठीक है। वो अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, इसलिए उसको अच्छा मानेंगे। अगर यही मंगल किसी खराब स्थिति में होता और अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा होता, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि उसको जिंदगी में काफी संघर्ष आएगा और उसको स्वास्थ्य की भी बहुत सी समस्याएं आ सकती। सिंपल, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। कोई और राशि देखनी नहीं है। सबसे पहले देखो कुंडली में मेरी लग्न क्या है, लग्न राशि का है, और लग्नाधिपति कौन है, बस। और आपको ये लिटरली महादशाओं के हिसाब से दिखाई देगा। महादशा मतलब, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफाई करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ सिद्धांत को समझने बैठे हैं, तो इसलिए एक एक करके छोटी छोटी चीजें को समझते जाएंगे तो हमको
एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे आप देखते हो कि डेली न्यूज के अंदर कुछ हड़कंप मचा रहता है कि फलाना ग्रह जो है किसी राशि में उपद्रव होने वाला है। ये होता है ना ये न्यूज में, कि अभी शनि जा रहा है मीन राशि में, अभी अभी जो है सूर्य का ये राशि में गोचर हो जाएगा। यही सब चलता है ना, ज्यादा रील में भी देखते हो जो यही सारी चीजें चलती हैं। तो एक सिद्धांत समझ लीजिए वैदिक ज्योतिष का, जो टिपिकल, तो कोई भी ग्रह किसी राशि में जा रहा हो तो इसको हम ज्योतिष में कहते हैं गोचर। ठीक है, कि कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, मूव कर रहा है एक राशि से दूसरी राशि में, तो ग्रह का गोचर। तो वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, गोचर से ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण महादशा होती है। और जो लिटरली आपको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके अभी दिखाएंगे, कुंडली किसी के ले लेंगे उसमें दिखा देंगे। ठीक है, कि जब अगर गोचर इतना बड़ा होता तो कोई ग्रह आज शनि मीन राशि में चला गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ होगा बहुत से लोगों को, लेकिन जिनकी महादशा बदली होगी तो जरूर इफेक्ट आएगा। तो अगर महादशा का इफेक्ट 1000 टाइम्स होता है, तो गोचर का इफेक्ट उसके आगे सिर्फ मतलब थोड़ा ही होगा, मतलब निग्लिजिबल है अगर उसके कंपेयर करें। तो महादशा का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है जो लिटरली आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक सिद्धांत बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कोई आदमी कितना भी बोले कि ये ट्रांजिट हो गया अभी ये होगा, तो सिर्फ ये देखना मेरे ऊपर इस समय किस ग्रह की दशा चल रही है, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद ट्रांजिट को बाद में देखा जाएगा, वो उससे थोड़ा क्षीण होता है, महादशा का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक ये सिद्धांत और हमने देखा कि लग्नाधिपति सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा सिद्धांत महादशा। अब जब हमने आपसे कहा कि महादशा, तो आदमी सबको दिमाग में प्रश्न आएगा ये महादशा आखिर क्या चीज है। क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि महादशा जैसा कोई भी चीज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है, उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं। जैसे हम कहते हैं मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है, मेरे ऊपर मंगल की दशा चल रही है, तो ये चीज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं बोलता है। वो तो सिर्फ गोचर के ऊपर ही बात करता है, फलाना ग्रह फलानी राशि में गया ये होगा, और वो कभी प्रिडिक्शन सही होता नहीं। कभी तुक्का लगा तो लगा, लेकिन महादशा बड़ा एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझ लें कि महादशा जो है वो है क्या एक्चुअली, बिल्कुल सरल भाषा में। तो ये जो हम कुछ चीजें बोल रहे हैं, ये इतनी सरलता से आपको बता रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं। तो महादशा कैसे आती है, तो ज्योतिष में मोटा मोटा एक सिद्धांत समझ लीजिए। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें एक जो ऐसे तो बहुत सारी महादशाएं होती हैं, जो सबसे पॉपुलर महादशा है उसको हम कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। ठीक है, विंशोत्तरी महादशा जो है नक्षत्र बेस्ड महादशा है। ऐसे आप देखोगे अष्टोत्तरी महादशा भी है, ठीक है, कोई योगिनी महादशा भी है। जेमिनी के अंदर कुछ 42 तरीके की दशाएं हैं, चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक दशा, एन नंबर ऑफ दशाएं, बहुत सारी दशाएं, त्रिभागी दशा है। ठीक है, तो जो सबसे पॉपुलर है, दिमाग में लिख लीजिए कागज पे कहीं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे एस्ट्रोलॉजर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो सबसे पहले कोई ज्योतिषी में आता है तो जिस चीज को डील करता है वो है विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी क्यों, क्योंकि 120 साल का जीवन काल माना गया है। तो सारे ग्रहों का अगर टाइम पीरियड निकाल लें तो टोटल जब करते हो टोटल सम, तो 120 साल होते हैं। तो मनुष्य का जीवन जो है 120 साल की आइडियल लाइफ मानी गई है। हालांकि आज की डेट में तो 60-70 में ही लोग निपट जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य एकदम स्वस्थ रहे तो 120 साल का एक ऐसा वर्णन आता है महाभारत में, भगवान कृष्ण जब गए इस धरती से तो 125 साल के थे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो 120 साल का जीवन मनुष्य का हो सकता है। और वो कैसे बांटा गया है, सबसे जो 9 ग्रह हैं उनका एक एक टाइम पीरियड है, उसी को बोलते हैं महादशा। तो जो सबसे लंबी महादशा है वहां से शुरू करते हैं। सबसे लंबी महादशा किसकी होती है, शुक्र की, 20 साल चलती है शुक्र की दशा। उसी तरीके से शनि की दशा 19 साल की है। शनि के बाद में बुध की दशा 17 साल की है। गुरु की दशा जो है 16 साल की होती है। चंद्रमा की दशा 10 साल की है।
सूर्य की 6 साल, मंगल 7 साल, राहु की दशा 7 साल, और राहु की दशा 18 साल, ऐसे करके टोटल सारी दशाएं जोड़ोगे तो 120 साल होते हैं। तो इन 9 ग्रहों का एक दशा सिस्टम बता दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण दशा क्या है? कुछ और सोचना ही नहीं है, विंशोत्तरी महादशा, जो 120 साल की होती है। अब कोई व्यक्ति का जन्म होते ही किसी दशा में शुरू होता है कि कोई कोई ना कोई जैसे ही जन्म लेगा तो पहली दशा उसको क्या मिले। अब ये कहाँ से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि जब आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, बस यहां से नक्षत्र आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वैदिक ज्योतिष में, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नक्षत्र। फिर नक्षत्र भी काफी आगे कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इस विंशोत्तरी दशा के लिए? नक्षत्र जान लीजिए। ये दशा जो है नक्षत्र बेस्ड दशा है। तो हर नक्षत्र में किसी भी व्यक्ति का किसी भी नक्षत्र में जैसे जन्म होगा तो उसको किसी ना किसी ग्रह से एसोसिएट किया गया है। सिर्फ इस दशा के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? जैसे पुष्कर जी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, मुझे पता है। तो अनुराधा नक्षत्र को दशा रूलिंग में शनि से जोड़ा गया है। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनको पहली दशा शनि की मिली, ठीक है? अब वो जो शनि की दशा इनको मिली, शनि की दशा 19 साल की होती है। लेकिन 19 साल में से इनको कितने मिले, या पूरी दशा मिली या आधी बीत गई थी तब इनका जन्म हुआ, तो वो डिपेंड करता है नक्षत्र के कौन से चरण में इनका जन्म, ठीक है? तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो जैसे 19 साल है तो उसके 4 पार्ट कर लीजिए, ठीक है? अगर 3 चरण बीत चुके थे तो आखिरी चरण भर इनको दशा मिलेगी, उसके बाद अगली दशा है। सिंपल सिद्धांत समझ में आ रहा है ना? कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होगा तो चंद्रमा किस नक्षत्र में था उससे कोई ना कोई ग्रह का एसोसिएशन होगा, वो पहली उसकी दशा होगी और उसी सीक्वेंस में वो दशाएं आगे चलेंगी, ठीक है? तो अभी हम किसी की कुंडली लेकर के दशाओं को थोड़ा सा समझा देंगे, एक फ्रेम पहले सेट कर दें, फिर हम आगे कॉम्प्लिकेटेड जो सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले चीज मैंने क्या कहा? चंद्रमा किस नक्षत्र में था उससे आपकी महादशा डिसाइड होगी। महादशा का संबंध ग्रह गोचर से ज्यादा इम्पैक्ट देने वाला होता है। तो आपके ऊपर जो कुछ भी प्रभाव आता है तो वो महादशा से पहले आता है, बाद में ट्रांजिट देखते हैं। तो इतना ज्यादा जो प्रोपेगेंडा चलता है ना, कौन सा ग्रह फलाने में चला गया, ये होगा वो होगा, इससे प्रचलित होने की जरूरत नहीं है। अपनी कुंडली में सबसे पहले देखो मेरी दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर वो ग्रह मेरी कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में है तो उसकी दशा आते ही हमारा राइज होने लगेगा। और अगर वो ग्रह किसी खराब स्थिति में है तो उसकी दशा आते ही प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसा प्लेनेट बैठा है, ठीक है? तो एट प्रेजेंट आपके जीवन में वही आप भोग रहे हो जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, वही आप परसीव कर रहे हो, वही आप देख रहे हो। जिस जैसी दशा, जैसे राहु की दशा चलती है तो राहु संचय का ग्रह है। तो राहु की दशा लगते ही आदमी का माइंड स्केप्टिकल हो जाता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल, किसी एस्ट्रोलॉजर है उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था, वो बड़ा अच्छा बता रहे थे कि वो ज्योतिष की क्लास में ज्योतिष सीखने गए। तो उन्होंने, जो उनके अध्यापक जो भी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी को क्लास शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लें। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, बोला मेरा प्रश्न है। तो उन्होंने कहा बताइए आपका क्या प्रश्न है? तो उन्होंने प्रश्न पूछा, डज एस्ट्रोलॉजी वर्क्स? ज्योतिष से कुछ होता भी है, ये काम भी करता है कुछ, या सिर्फ बकवास? सोचिए कि एक व्यक्ति जो ज्योतिष की क्लास सीखने जा रहा है और वो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ज्योतिष वर्क करता है कि नहीं करता है। तो कोई और टीचर होता तो वो दुनिया भर का ज्ञान देता, ऐसे वर्क करता है वैसे करता है, उसने कुछ नहीं बोला। उसने जो ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा राहु, फुल साइज में, बोला अपनी कुंडली उठा के देख लो, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर महादशा राहु की चल रही है, अंतरदशा राहु की चल रही है। तो बोला ही वॉज परफेक्टली करेक्ट, आई वॉज रनिंग राहु महादशा। राहु मीन्स संशय, राहु मीन्स डाउट। तो महादशा का इफेक्ट सबसे ज्यादा, जैसा ग्रह चलता है वैसी आपकी मनोदशा हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और चंद्रमा जिस राशि में बैठता है
वो जिस नक्षत्र में बैठता है वैसे ही आपके माइंड की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो महादशा दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। विंशोत्तरी महादशा सबसे कॉमन दशा है, और महादशा का इफेक्ट ग्रह के गोचर से 1000 गुना ज्यादा मान लीजिए कि सबसे ज्यादा इफेक्ट दशा का होता है। और लिटरली आपके जीवन में अभी हम जब महादशा किसी की कुंडली ले लेंगे, कोई एक वॉलेंटियर, अगर कोई जो व्यक्ति अपनी कुंडली यहाँ पे शेयर करने को तैयार हो जाए, तो उनकी कुंडली दिखा करके हम लोग उसे यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, किसी की भी कुंडली ले लेंगे, जो भी, जिससे कोई व्यक्ति को समझ में आ जाए, कोई अननोन आदमी भी ले सकते हैं, कोई जैसा भी हो। तो कुंडली में महादशाओं के इफेक्ट से आपको लिटरली दिखाई देगा कि जब दशा बदलती है तो उससे आपकी दिशा बदल जाती है। तो हमने एक सीक्वेंस में कुंडली तो सबसे सभी पहले मुझे लग देखा। रहा है दिखाना चाहते होंगे, लेकिन कोई बीच में आ नहीं रहा। कोई ऐसा है जो कुंडली अपनी शेयर करना चाहेगा? क्या है वॉलेंटियर? अरे तेजस मैंने मिश्रा। 100 किया तो था, मैंने 100 किया मैंने तो भी था, तो 100 मैं ईशा किया। मैम ने किया था, आरती मैम ने किया था। कोई कोई एक सर ही डिसाइड करेंगे किसको वो सिलेक्ट। चिट बना के डालेंगे, चिट बना के डालेंगे, जिसका निकल आएगा बस अनबायस्ड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप बताएं किसकी कुंडली ले ली जाए। ये प्रेरणा ने डाला, प्रेरणा गुप्ता ने डाला मेरी। आप शेयर करिए, अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, मैसेज बॉक्स ये में। मेरे पास में है। जो लोग कौन? मेरे से जुड़े रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स तो हैं ही है मेरे पास। ठीक है, आरती मैम की ले लीजिए, ऐश्वर्या की ले लीजिए, आप यजत की ले लीजिए, अगर यजत की हो, किसी की भी ले लीजिए, मेरी भी ले सकते हैं। चलो, मैं एक एक अभी कल ही मैंने कुंडली डिस्कस करी थी, वहां से शुरू करते हैं। अपने ग्रुप में इशिता तुम्हारी कुंडली ले लें क्या? जी सर, ले सर। चलिए, जी सर, अब विजिबल है। कुंडली दिख रही है आप लोगों को? ये विजिबल है? चलिए, इसमें हम ज्यादा जी सर। डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ चीजें जो अभी मैंने बताई उनका जस्टिफिकेशन इसी कुंडली से लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने कुंडली जहां से शुरू करी थी, कर्सर आपको दिख रहा है जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं? ये देख पा रहा है आपको? दिख रहा है विजिबल सर, है? दिख रहा है, दिख रहा। ओके, जहां पर ये असेंडेंट लिखा हुआ है, AS, ठीक है, इसी को बोलते हैं लग्न राशि। अगर हम इसको हिंदी में कर दें तो देखिए, जहां ला लिखा हुआ दैट इज लग्न। दिखा आपको? देख पा रहे हैं? जी सर। अब जहां लग्न लिखा हुआ है वहां पे नंबर क्या है? 9 नंबर। ठीक है, जैसा पुष्कर ने कहा था कि लग्न खाली होती है, कि लग्न में केतु बैठा हुआ है, और 9 नंबर मतलब धनु लग्न है। ठीक है, लग्न राशि इनकी धनु है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, जुपिटर। चंद्रमा जहां इनका बैठा हुआ है वहां पे 7 नंबर है, और सूर्य भी वहीं बैठा हुआ है। तो सूर्य राशि चंद्र राशि दोनों इनकी क्या है? तुला है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें जो बताई थी, लग्न राशि क्या है, चंद्रमा की राशि क्या है, सूर्य की राशि क्या है, ये हमको सामने से देख रहे हैं। तो लग्न है वहां पे 9 नंबर है, जहां चंद्रमा बैठा है वहां 7 नंबर है, और जहां सूर्य वो भी 7। तो इनकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, मन और आत्मन, ये दोनों तुला राशि। तुला राशि का प्रभाव इनके माइंड पे सबसे ज्यादा होगा, और आत्मा के ऊपर तो होगा ही, क्योंकि सूर्य है। और इसके आगे आप जो स्मॉल यहाँ पे जो दिख रहा देख रहे हैं, एब्रीवेशन एक लिखा हुआ है, स्वाति। ये स्वाति नक्षत्र में ये तीनों ग्रह है। तो यहाँ चंद्रमा कौन से नक्षत्र में इनका जन्म हुआ? स्वाति नक्षत्र में। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको विंशोत्तरी दशा बताई, तो इस कुंडली में पहली दशा, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, तो पहली दशा इनकी राहु की चली। 18 साल की दशा होती है। ठीक है, तो इनको 18 में से पूरे 18 नहीं मिले। क्यों? क्योंकि इनका जो, मैंने जैसा बताया था, जिस चरण में जन्म हुआ उस हिसाब से दशा मिलती है। तो पहली दशा चंद्रमा
नक्षत्र में था, नक्षत्र में वो राहु से वो रूल होता है। तो पहली दशा इनकी राहु की हुई। अब ये डिपेंड करता है कि इनका जो लग्नाधिपति जो मैंने बताया, उसका अगर राहु मित्र है तो इनके जीवन में और अच्छा नाइसली प्लेस्ड है, तो राहु की दशा में प्लीजेंट इवेंट होंगे। और अगर मुख्य ग्रह जो लग्नाधिपति है उसका शत्रु है, तो इनके लिए वो समय अच्छा नहीं होगा। सिंपल सिद्धांत समझ लीजिए बस। तो मैंने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लग्न। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दशा। ये दो चीजें दिमाग में याद रखिएगा। और दशा कैसे डिसाइड होती है, चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठा था वो डिसाइड करेगा। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में था, इसका दशा रूलर कौन होता है, राहु। तो इनको पहली दशा किस ग्रह की मिली, राहु की। राहु की दशा विंशोत्तरी सिस्टम में 18 साल की होती है। सिंपल लॉजिक। अभी इशिता खुद बताएंगी कि जब ये 14 साल 2 महीने की हुई, तो ये राहु की दशा इनकी खत्म हुई। और जो इनका लग्नाधिपति गुरु है, जो मैंने कहा गुरु इनके लिए शुभ है, उसकी दशा शुरू हुई 2015 से शुरू हो गई। तो आप क्या इस चीज को मानती हैं कि 2015 से 17 के बीच में आपके जीवन में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई? जी सर, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो गई थी। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका जीवन 2015 से पहले और 2015 के बाद, तो आप 2015 के बाद अपने जीवन को बेहतर मानती हैं? जी सर। ठीक है। तो सामने आपके विजिबल है, यहाँ पे कोई गोचर कोई कुछ नहीं, सिर्फ दशा का इफेक्ट होता है। और ये हर आदमी अपनी कुंडली में अभी चेक कर सकता है कि दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी। आपको दिखाई देगा कि जैसे उन्होंने कहा एजुकेशन, बृहस्पति कारक किसका है, विद्या बुद्धि ज्ञान का। और इनका मुख्य ग्रह कौन है, बृहस्पति। और आज दिन कौन सा है, गुरुवार। ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि बृहस्पति इनका मुख्य ग्रह है, जिसकी दिशा आई तो आते ही जो भी इनके लिए जो शुभ बनेगा, सबसे शुभ किसे मानेंगे, लग्नाधिपति, जो इस संसार में आपके फिजिकल एस्पेक्ट को ड्रॉ कर। तो यहाँ पे आपने क्लियर देखा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा शत्रु राहु है। उसकी दशा में इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी गुरु की दशा में आते ही हुई। तो यहाँ पे ना तो कोई ट्रांजिट काम करते दिखाई देता है, ना कुछ ऐसे, दशा बदलती है और दिशा बदल जाती है। ये हर आदमी को अपनी कुंडली में लिटरली दिखाई देगा। ये एक वैदिक ज्योतिष का बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। फिर वापस चलिए इसको समराइज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी भी एकदम से। तो कुंडली का मैंने जो सिद्धांत बताया था, अब इसको छोड़ देते हैं। तो हम वहीं से शुरू करते हैं वापस। लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। लग्न मतलब शरीर, चंद्रमा मतलब मन, सूर्य मतलब आत्मन, बॉडी माइंड एंड सोल। मैंने जैसा कि कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण राशि वो है जो लग्न लग्न की राशि है। और उसका जो रूलिंग साइन, जैसा भी इन्होंने कहा पुष्कर ने, कि अगर वहां कोई नंबर लिखा है खाली, तो नंबर जैसे इनकी कुंडली में यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो ये धनु लग्न है। धनु राशि का स्वामी गुरु। ठीक है। तो गुरु इनका मुख्य ग्रह है। अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छी और स्ट्रांग स्थिति में है, तो इनको हेल्थ भी देगा और वेल्थ भी देगा। और जब अगर ये अच्छी स्थिति में होगा और इसकी महादशा आ गई, तो उस समय इनका राइज होने देगा। बस, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दशा कैसे डिसाइड होती है, जन्म के समय जो नक्षत्र में जन्मे, उस दशा का उसको रूल करने वाला कोई ना कोई ग्रह होता है। तो पहली दशा वो है, फिर उससे बाद सिक्वेंशियल वे में वही चलती रहेगी पूरी लाइफ। ठीक है। तो बेसिक सिद्धांत, अगर किसी को कुछ समझ में आया हो, तो जो भी आपकी समझ है वो थोड़ा सा शेयर करें, बताएं क्या आपको समझ में आया। अभी जो हम लोगों ने बातें करी, इससे क्या क्लियरिटी है, इशिता आप बताइए कि मैंने क्या कहा अब इतनी देर में। 3 राशि बताई, वो कौन कौन सी हैं, लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि। तीनों क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल। सबसे महत्वपूर्ण मैंने किसे बताया, आपकी लग्न का स्वामी कौन है। ठीक है। उसके बाद में बोला कि दशा महत्वपूर्ण होती है गोचर से ज्यादा। तो जितना हो हल्ला टीवी पे मचा रहता है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में चले गया, उससे प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। प्रभाव उससे ज्यादा पड़ता है मेरे ऊपर दशा किस ग्रह की चल रही है, विंशोत्तरी दशा के हिसाब से। बस इतना दिमाग में अगर रख लें, तो ज्योतिष का जो इतना ज्यादा जो ये चीजें हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशन से पढ़ने से अच्छा, बाकी और भी बहुत अनंत रूल है। लेकिन बेसिक सिद्धांत इतना याद रखें कि
मेरी लग्न राशि सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वो डिसाइड करेगा कि मेरी दशा कौन सी दशा में जन्म। अब आगे तो बहुत सारे रूल हैं, कौन सा ग्रह स्ट्रेंथ में है, कौन सा ग्रह वीक है, ऐसे करके। ठीक है जी। अब ये हम लोगों ने बता दिया, तो एक कोई व्यक्ति अगर मुझे वॉलंटरी एक बार जरा सा बता दे जो मैंने बताया, तो हम लोग आगे फिर से शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक से समझने जैसा ही है। अगर समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंफ्यूजन नहीं आती थी, आप बताइए समझ में आया आपको, या मैं कुछ बड़ी एलियन लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, आप ईश बहुत ईशा मैम कुछ कहना चाह रही है। हाँ बताइए। भैया ने जितनी बातें बताई हमारा पहला भी डिस्कशन हो चुका है। हम्म। पहले जी। भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। आपने जितनी बातें बताई मैं थोड़ा लेट भी आई थी, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो लग्न है वो और आपका जो जन्म नक्षत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन आत्मा और आपका इसका मन का जो परिचायक है सूर्य और चंद्रमा, उसका प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जगह अभी जब दशाएं चलती हैं, जो भी हमारे जीवन में दशाएं चल रही हैं, तो जो हमारा लग्न का स्वामी है, जैसे मेरा लग्न स्वामी चंद्रमा है जैसा आपने बताया था, लेकिन चंद्रमा वो थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चंद्रमा मेरा वीक है। लेकिन अगर जब वो दशाएं आएंगी, मेरी जो राशि, मेरा जो भी कुंडली है उसमें मेरा सूर्य ग्रहण में है, चंद्रमा ग्रहण में है, तो ये दोनों ग्रहण के टाइम पे जब भी मेरा राहु की कोई अंतरदशा आएगी, केतु की अंतरदशा आएगी, तो मेरे लिए दिक्कतें आएंगी, या मेरा सूर्य पीड़ित है। तो ऐसे करके मेन है लग्न, लग्नाधिपति, और जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, और जो हमारा चंद्रमा और सूर्य का प्लेसमेंट है। बस बस तीन ही चीजें याद रखिए, बहुत ज्यादा भी हमको डिस्कस करना ही नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है मेरी लग्न क्या है, चंद्रमा जन्म के समय कौन सी राशि में था, सूर्य कौन सी राशि में था। सूर्य की राशि का भी प्रभाव है, लेकिन वो बात नहीं, अभी वो रेलिवेंट नहीं है। हम सिर्फ दो ही चीजों को मान रहे हैं, हमारा लग्न कौन सा है, और जब हमारा जन्म हुआ तो चंद्रमा किस राशि में था, उस राशि में कोई ना कोई नक्षत्र होगा। तो जैसे आपका वृश्चिक राशि में था, वृश्चिक राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, तो आपका ज्येष्ठा में जन्म, ज्येष्ठा का दशा रूलिंग जो है वो बुध को दिया गया है। तो जन्म के समय पहली दशा आपको बुध ग्रह की मिली। ठीक है। उसी तरीके से इशिता का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। स्वाति नक्षत्र का दशा रूलर राहु है। पहली दशा। जहां से हमारी शुरू हुई, वो जो ग्रह की दशा लगी, ये पूरी जिंदगी हमको हॉन्ट करता रहेगा। अगर राहु की दशा चली इशिता पे, तो इशिता के ऊपर पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं राहु का एक विशेष इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जन्म के समय पहली दशा वही थी। उसी तरीके से आपके ऊपर अगर बुध की दशा आई, तो आपके ऊपर बुध का प्रभाव पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। जैसे पुष्कर की कुंडली में शनि की दशा थी, पहली दशा, तो शनि का प्रभाव रहेगा। ठीक है। और वो चीजें आपको आपके जीवन में दिखाई देंगी कि आप जहां जहां गए। शनि का संबंध क्या है, मासेस से, पब्लिक डीलिंग से। शनि का संबंध इंश्योरेंस सेक्टर से, ये सब आया कि नहीं आया उनके जीवन में। ठीक है। बुद्ध का संबंध विष्णु भगवान से है, कृष्ण भगवान से है, आपके जीवन में इंटरेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। ठीक है। स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ इशिता का, राहु का संबंध है कि जो ऑनलाइन जितना भी हम काम करते हैं, तो इशिता इज ऑलवेज गुड एट डूइंग ऑल दीज थिंग, कि जो जितना भी ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वही सब सब राहु के डोमेन में आता है। ठीक है। तो जो पहली दशा हमको मिलती है, उसकी छाप हमारे मस्तिष्क पे मरते दम तक रहने वाली है, बस ये याद रखें। ठीक है। पहली दशा, उस दशा को रूल करने वाला ग्रह, अगर आपके ऊपर पहली दशा बुध की, अगर आपका ज्येष्ठा में जन्म हो तो पहली दशा बुध की होगी, तो बुध का प्रभाव आप पे रहने वाला है। राहु की दशा अचिता की कुंडली में पहली आई, पुष्कर की कुंडली के अंदर पहली दशा शनि की आई। ठीक है। तो वो तो ये ग्रह आप आज का जो ये एक मिनट, मेरा एक सवाल है, बुद्ध का क्या इम्पोर्टेंस होता है? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक कर है। रही तो हूँ। बुध का अभी हम लोग डिटेल में इसलिए ज्यादा नहीं जा रहे, फिर भी आपने पूछा तो थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी हम वो एक एक चीज आगे जाएंगे करेंगे। पहले इस सिद्धांत को हम बार बार इतने दिमाग में बैठा ले। अगर हम अभी सीधे ग्रहों पे कूद पड़ेंगे ना, तो फिर वो हम्म बेसिक चीजें रह जाएंगी। बुध का महत्व हम्म होता है, बस हम ग्रह को डिस्कस करें तो हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। हमको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में जाना नहीं, जिससे ये सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठ जाए,
कि ये कंफ्यूजन ना हो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देख करके कि हमारा सनसाइन क्या है, हमारा मून साइन क्या है, वो चीजों में राइट। ना हो। तो बेसिक बस दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 तरीके की राशियां हैं वैदिक ज्योतिष में: लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जो क्रमशः आपका शरीर, मन और आत्मन है। और जो आपकी लग्न राशि है वही आपके भौतिक स्तर पे आपकी जो फिजिकल जो वेल बीइंग है, आपकी जीवन किस तरीके का स्तर है, वो लग्न से ही सब डिसाइड होगा। और उसका स्वामी ग्रह कोई अपना मुख्य ग्रह मान ले। और आपके ऊपर जो दशा चलती है उसका किसी भी ग्रह गोचर से ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें डाउट हो तो मैं हर व्यक्ति की कुंडलियों से उसकी दशाएं जब कुंडलियां रखूंगा सामने 3 4, तो आपको खुद दिखाई देगा कि जब ये ग्रह की महादशा आई तो मेरा जीवन सडनली एक दूसरे डायमेंशन में गया, परिवर्तन होगा, दिखेगा आपको लिटरली। जैसे महादशा, ये सिद्धांत बड़ा अद्भुत है वैदिक ज्योतिष का। महादशा बदलती है, आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी इशिता को कहा कि आपके ऊपर जब गुरु की दशा लगी, तो गुरु कारक क्या है? गुरु का जैसे नाम क्या है, गुरु माने ज्ञान है, गुरु उनका मुख्य ग्रह है। बृहस्पति कारक है ज्ञान का। तो जैसे ही बृहस्पति की दशा आई होगी, जब इनकी उम्र 14 साल या 15 साल हुई, तो गुरु की दशा लगी, तो सडनली क्या हुआ होगा? सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया होगा उनकी एजुकेशन के अंदर फर्क आया होगा। पढ़ाई लिखाई में कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, या कोई सही जगह एनवायरनमेंट मिल गया, या कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अच्छा रिजल्ट आ गया। इस तरीके के रिजल्ट जैसा ग्रह है वैसा दिखेगा लिटरली आप। ठीक है। तो ये वैदिक ज्योतिष का एकदम सिंपल सिद्धांत दिमाग में जान लें कि जो विंशोत्तरी दशा है वही सबसे पॉपुलर है। विंशोत्तरी दशा नक्षत्र बेस्ड दशा है, और लग्न और लग्नाधिपति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और लग्न राशि जो लग्नाधिपति है उसका जो मित्र ग्रह है वो मेरे लिए मित्र है, और जो लग्न का शत्रु है मेरे लिए शत्रु। तो जैसे इशिता की आपका कुंडली उन्होंने भी ली थी। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इतनी सारी बातें बताने के लिए। और आपके जैसे व्यक्ति का जो इतना बृहद ज्ञान रखता है, उसका प्रकाश में आना और समाज में बहुत आवश्यक है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब से मैं आपके लिए साथ में काम कर रहा हूं, तब से मैं एक चीज देख रहा हूं कि मेरे पास जो ज्योतिष से संबंधित लोग हैं, उनके वीडियोस और रील्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट की एल्गोरिदम है वो जान जा रहा है। तो मैं एक ज्योतिषी को मैं देख रहा था, तो वो किसी का एक्स से या उसकी को गर्लफ्रेंड पटानी है, तो वो ज्योतिष के अनुसार उसको कैसे पटा सकता है, तो वो ज्योतिषी को पटा संपर्क कर सकता है। तो मतलब ये ज्योतिष इसका का हो गया जो है ना, एक यही हमारी जो यही चीज संस्कृति है, मैं जो इतना यही एक ये बात तो आपने कही, देखिए, ये ये जो बात अभी आपने कही यही स्तर बना के रख दिया गया है। ठीक है। ज्योतिष जबकि आपके लिए, आपके जीवन में आपका जो कार्मिक पैटर्न है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इस लाइफ में आपका मिशन क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, इसके लिए ज्योतिष एक टूल है। ठीक है। तो मेरे और लिए भी जो कुछ, आपको जी, आपके लिए काम करना एक मिशन है। और ये जो लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति और जो हमारी प्राचीन, जो हमारे पूर्वजों ने इस चीज की, इस विधा को डेवलप किया होगा, उनके लिए एक, हम कह सकते हैं ना, एक सही श्रद्धांजलि उनको दे सकेंगे यदि हम सही वैदिक ज्योतिष लोगों तक पहुंचा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का के लिए, समय देने के लिए। और पर्सनली मेरे से पूछना, डिस्कस कर लेना, तो फिर मैं बता भी दूंगा कि कैसे कैसे महादशा का यह है, और उससे रियल सेंस में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसे बेटर हो ज्योतिष के थ्रू, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे तो यहाँ पे क्या ना कि ज्योतिषी कम है उपाया, ज्योतिषाचार्य कम है उपायाचार्य ज्यादा है। नहीं, तो एक्चुअली ना उनको अब मैं कुछ किसी पे टिप्पणी ना करते हुए मैं सिर्फ कहना चाहूंगा। बस इतना ही जान लें कि अभी के लिए कि जो बेसिक सिद्धांत मैंने बोला है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है। हर आदमी, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आ रहा है, वो
बता रहा है ज्योतिष के ऊपर कुछ। तो जो मैंने अभी बातें बताई, मेरी लग्न राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, सूर्य राशि क्या है, मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, कौन सी महादशा में मेरा जन्म हुआ, मेरे लिए शुभ ग्रह कौन है, अशुभ ग्रह, इतनी चीज को बस आज के लिए इतना दिमाग में रखें। हम इनको आगे जो इसी से सब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा आगे। तो बस रियली जो बहुत बिल्कुल सिंपल वे में सर। सर बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छी बात बताई है आपने, जो कि एक समझ आ रही है कि इतने से ही बिल्कुल। समझ आ जाता है कि तीन तीन चीजें हैं हर एक से जुड़ी हुई, तीनों को ही एक दूसरे जी से कॉम्बिनेशन है, उसको समझ लीजिए। दैट्स ऑल, जी परफेक्ट आ जाता जी है। थैंक यू सो जी मच, जी बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी रियली जी आई चलिए। अप्रिशिएट इट। सर आज का चलिए जैसा हमारा टॉपिक है जी डीबस्टिंग द मिथ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो मेरा जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है हम्म। सोशल मीडिया की वजह से इतनी मिथ्स में फंस गई है कि कभी वो अपने सोलमेट का स्केच पाना चाह रही है इंस्टाग्राम से, या अभी जैसे पुष्कर सर ने बताया कि रिलेशनशिप कुंडली को हटा कैसे दीजिए सॉल्व करना प्लीज। है, किसी को कैसे पाना है या हम्म। कैसे भुलाना है, अभी जैसे पुष्कर सर ने कहा इतना ज्यादा उलझ गई है, तो आज की यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? यस, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपने क्वेश्चन किया है। क्योंकि हम सब लोगों ने ये सब कहीं ना कहीं, सभी लोगों ने ऐसा कहीं ना कहीं फेस किया ही है ऑलरेडी। तो मैं बस यही मैसेज, तो मैं क्या कहूँ कि मैं कोई इतना बहुत भारी, ये वो नहीं, कोई चीज भारी भरकम यहाँ बोलूँ, बस मैं इतना बोलूंगा कि हर चीज का एक पर्पस होता है। अगर हम ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, इससे हम क्या निकालना क्या चाहते हैं, क्या किसी का, मेरे पास बड़े से प्रश्न आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ के। कोई जैसे आज की डेट में चलता है ना कि ज्योतिष के नाम पे कोई तंत्र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता नहीं किस किस तरीके की चीजें हैं। तो पहला चीज है कि हर चीज को बेसिक से ही पकड़ना चाहिए। जब मैं बार बार बोलता हूँ ज्योतिष प्रकाश का विज्ञान है, प्रकाश का विज्ञान है। अगर आप डार्कनेस में हैं, आपके पास में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तो ज्योतिषी अगर कोई सही है तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं ही अंधकार में है तो दूसरे को प्रकाश कैसे देगा? ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कहेंगे कि जितनी, हर व्यक्ति जो भी चीज आपको संसार में भय से मुक्त करे, बस समझना वही सही है। और जो भी प्रैक्टिस आपको भयत्रस्त कर दे, बस समझना कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जितने भी उपाय वो तिकड़म है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर मैं कहूंगा मैं तो जाके एक पुखराज पहन लूंगा, तो क्या मैं उस हत्या के पाप से बच जाऊंगा? नहीं बच सकते। कर्म का प्रभाव आएगा ही। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछे क्या पुखराज से कुछ नहीं होता है? अरे भाई, जो कर्म का सिद्धांत है, जो चीजें यहाँ कोई भी चीज, हर चीज अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की जो लोग बात करते हैं कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपका कोई काम नहीं हो रहा, मैं मैनिपुलेट करा दूंगा, वो आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, कोई किसी का कर्म नहीं ले सकता है, कर्म को बस समझने के लिए। और ज्योतिष जो है एक्सेप्टेंस सिखाता है। जब मैं एक्सेप्टेंस वर्ड बोल रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। बदलना तो बहुत रेक्टिफिकेशन बात की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे कर्म में खराब चीज है। आम आदमी को तो पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक सोक्रेटिस का एक सेइंग है, लोगों ने कहा कि सोक्रेटिस सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। मुझे मेरे अज्ञानी होने का बोध है, बाकी लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो अज्ञानी है। तो बात इतनी है, ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि आपके कार्मिक ऋण क्या है। आपकी ज्योतिष ये कहता है आपके कई जन्म पीछे हुए हैं और आगे भी होंगे, उनमें आप क्या खराब करके आए हो, और जो आपको आज भी बॉदर कर रहा है, उससे आपको निकलना है या उसमें और फंसना है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप इज ए रेक्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। तो पहला चीज ज्योतिष जो है एक्सेप्टेंस है कि दिस इज माई वीकनेस। जब अच्छा होता है हम कहते हैं दिस इज माई वर्क, और बुरा होता है तो पड़ोसी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है तो वो आपने ऐसे कर्म किए इसलिए आपको इस जन्म में अच्छा मिला है, और जो खराब है वो भी आपका कर्म है। दिस इज वॉट यू हैव टू एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस के बाद रेक्टिफिकेशन, कि एक हम कैसा वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट करें जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। तो पहला चीज बस यही है कि ज्योतिष के थ्रू अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि हमारी कुंडली, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, खराब है चंद्रमा स्थिति में। चंद्रमा मैंने कहा मन का कारक, तो वो आदमी पूरी जिंदगी मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा और उसकी माँ जो है कष्ट पाएगी। तो उसका रीजन ये है, ज्योतिष के हिसाब से उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में, अगर पिछला जन्म कोई है या इस जन्म में भी, उसने जिस तरीके से अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मदर को लेकर के थी, या उन चीजों को जो उसे करना चाहिए था नहीं किया है, इसलिए उसको ए लाइफ टाइम में चंद्रमा डिस्टर्ब मिला है। अगर वो अभी भी कोई ट्रिक लगा रहा है कि हम ऐसे कर लेंगे, तो उससे नहीं होने वाला। आपको अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करना होगा और धीरे 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 वो चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, एकदम से कुछ होगा नहीं। जैसे किसी की कुंडली में गुरु खराब है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पे अपने टीचर्स को लेकर के अब्यूजिव रहा, इसलिए उसको इस जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी का मंगल खराब है, तो उसने अपने छोटे भाई बहनों का कहीं ना कहीं पे कुछ बुरा किया है। तो ज्योतिष से इस तरीके से हम अपने कर्म को समझ सकते हैं। जो ग्रह हमारी कुंडली में डिस्टर्ब दिख रहा है किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या है, और हमको उसका रेक्टिफिकेशन करना होगा। यहाँ कोई बाबा जी आकर के उससे निकाल नहीं सकते हैं, कोई नहीं किसी का कर्म ले सकता है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। सिर्फ आपको समझना होगा, अगर मेरी कुंडली में कोई चीज खराब है तो दिस इज माई कर्म। ठीक है। तो बस ज्योतिष एक्सेप्टेंस सिखाता है। तो ज्योतिष से हमें ढूंढ के निकालना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। और ये भी नहीं करेंगे जैसे कि आज की डेट में ज्योतिष के नाम पे फियर मॉन्गरिंग होती है। निगेटिव के अलावा कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलता ही नहीं। कालसर्प दोष, पितृदोष, नाड़ी दोष, अरे भाई कुछ तो अच्छा होगा कुंडली में। तो जो अच्छा है उसको फोकस करें, और जो बुरा है उससे हम अपने को निकालें बाहर। तो वो तभी हो सकता है जब हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, व्हाट यू फोकस दैट ग्रोज। जिस चीज पे आप अपने मन को एकाग्र करते हो वो बढ़ता है जीवन में। तो जो सकारात्मक चीजें हैं उनको कुंडली में ढूंढ के निकालें। और अगर आपको दिखेगा आपकी कुंडली से कि मेरी कुंडली में हाँ ये अच्छा है, तो हम उसी के थ्रू अपने जीवन में और दूसरी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। जी जो सर, नेगेटिव बिल्कुल उसको सही कहा आपने। जी। और बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल सेशन था, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने डिलीवर किया है यंग जनरेशन, इनफैक्ट हर जनरेशन के लिए। और मैं इस वेबिनार से जुड़े सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और जल्दी ही हम लोग एक और सेशन करेंगे। एंड अभी वैसे क्वेश्चंस लेने का टाइम नहीं है, बट हम सिर्फ दो क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, और साथ ही दो क्वेश्चन के बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, और पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सर का पेज फॉलो करें, आप हमारा पेज फॉलो करें, और सेशंस की इंफॉर्मेशन आपको दोनों पेजेस पे अवेलेबल रहेगी। पेजेस के लिंक्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। प्लीज जरूर फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए। किसी का प्रश्न है कुछ अभी? जी यजत मिश्रा, क्या प्रश्न है आपका? हाँ ये जता जाओ। मेरा क्वेश्चन है कि कैन वी चेंज अवर डेस्टिनी एंड इफ यस देन हाउ? देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। डेस्टिनी है तो फिर चेंज कैसे होगी? ठीक है। जब हम कोई चीज को बोलते हैं कि दिस इज डेस्टिन्ड, ठीक है, तो जो चीजें, जिसे आप कह रहे हो कि जो डेस्टिनी है, दिस इज योर कर्म। जो हम कर्म आपको अभी जो एक्शन कर रहे हैं, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। जैसे कहते हैं कि अगर कोई तीर निकल चुका है एक बार, तो फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो वो जो कुछ भी हमने किया है वो हमारा किया हुआ कर्म है, उसका फल जरूर आएगा। और अगर हमको उसको रेक्टिफाई भी करना है, तो फिर उसको कर्म से ही करेंगे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल जो है इतनी ही है कि जो हमारा ही किया हुआ कर्म है, उसको हम दूसरे जो काउंटर कर्म है उनसे कहीं पे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि ये एकदम डेस्टिनी चेंज कर देने वाले थे, क्योंकि बहुत सारा जो है आपका प्रारब्ध है जो आपको डोमिनेट करता है। तो अपने यहाँ जो कर्म बोले गए हैं उसका बेसिक मैं बता दे रहा हूँ, सिद्धांत जो है यहाँ पे कई तरीके, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म कहा गया है। जिसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं, वो जो डे टू डे हम लोग काम कर रहे हैं। संचित और प्रारब्ध हम पहले से लेके आए हैं, और वो इतना सारा है पीछे से, तो उसको एक लाइफ टाइम में कंज्यूम करना मुश्किल है।
तो हम निश्चित ही जो कर्म अभी कर रहे हैं उसके भी परिणाम हो रहे हैं, लेकिन एकदम से किसी चीज को, एकदम डेस्टिनी को हम बदल, जिसे हम कह रहे हैं अपने डेस्टिनी बनाई या करी, दिस इज जो भी डेस्टिनी आपका आ रहा है वो आपके ही किया हुआ कर्म है। उसी से आपका फ्यूचर निर्माण होता है। और उसका परसेप्शन को इसी तरीके से लें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म से आ रहा है, और एक सेंस में सकारात्मक मैं कहूंगा कि आप जो चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कितने समय में। ठीक है। थैंक यू सर। कोई और है जो क्वेश्चन एड्रेस करना चाहेगा? मैं क्वेश्चन एक्सेप्ट करेंगे। मैं पूछ सकती हूँ? जी जी पूछिए। बिल्कुल। हेलो, जी हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही, एकदम स्पष्ट आ रही, बताइए। हाँ। हाँ सर, ये मेरा एक ये भ्रमित कह लीजिए मन को, चाहे जो एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि ग्रहों जी के नक्षत्र से ही सारी चीजें चलती हैं, अच्छी बुरी। व्यक्ति के जन्म से जो जिस नक्षत्र में होता है उसी के अकॉर्डिंग जो भी उस पे बैठे रहते हैं। तो क्या हमारे मन में इतनी शक्ति कि हम कर्म की बात करते हैं तो मैं अच्छा कर्म करते जाऊं तो भी क्या मुझे खराब नक्षत्र है तो क्या वो अच्छा नहीं हो सकता किसी भी तरह से? एक ये जी भ्रमित क्वेश्चन आ गया मन में। समझ गए हैं जी सर आप मेरी बात? जी मैं समझ गया। जी देखिए पहली चीज तो ये जो वैदिक सिद्धांत में कि समझिए यहाँ पे कोई विलन्स नहीं होते हैं, अच्छा ग्रह जी और खराब ग्रह कुछ होता ही नहीं। जैसे जी कल ही मेरे से कोई आदमी पूछ रहा था कि आप किसको मानते हो अच्छा, कौन मंगल अच्छा है कि शनि अच्छा है। तो वही वाली बात है, पानी अच्छा है या आग अच्छी है। जी आप पानी, कोई आदमी को प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, आप एक गिलास पानी पिला दे उसको जीवन मिल जाएगा। जी लेकिन उसी पानी में एक आदमी डूब के मर जाए तो कहेगा कि पानी खराब है। एक तरफ वही पानी जीवनदायी है। आग से हम खाना बनाते हैं, उसी आग में आदमी जल के मर भी सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आग अच्छी और पानी खराब है। तो कोई भी नक्षत्र खराब नहीं है। पहली चीज तो ये है, वो किस जी कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है उससे वो सिचुएशन बनती है। ठीक जी है। तो पहला चीज ये है कि आपने कहा कि अगर हम अच्छे कर्म करते जाएं, तो पहला प्रश्न हमेशा जिंदगी में याद रखिए कि कोई भी कर्म विचार से जन्म लेता है। इस जी सिद्धांत को एकदम दिमाग में रखिएगा कि जी कोई भी, वो तो जैसे मन आप को कर्म भी करते जाता हो तो पहले है। जी कर्म करने से पहले आपको विचार आता है, जी फिर वो विचार जो है कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जी आपको 24 घंटे विचार कैसे आते हैं? अभी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इसी समय दुनिया में हजारों लोग इस समय आत्महत्या कर रहे होंगे। उनको जी विचार आ गया जान दे देने का। हमको जी आपको नहीं आ रहा है, पर यह हमारे हाथ में नहीं है हमको किस समय कैसा विचार आएगा। तो अगर हम अपने विचारों पे काम करें तो हमारे कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हमको कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऋषियों ने इसके लिए जवाब ये दिया कि अगर हम लगातार कोई सात्विक मंत्र को जापते हैं तो हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, विचार शुद्ध हो जाते हैं तो कर्म शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध कर्म कर दिया तो उसका परिणाम शुद्ध होगा। जी तो पहला चीज है, हमको विचार के स्तर पे अपने जीवन के अंदर रेक्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है। चंद्रमा जो है मन का कारक है, जैसे अभी आपने कहा, तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं जो आध्यात्मिक, आप मंत्र को करना है या कोई ध्यान करना है, इस तरीके की जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कर्म, अगर आप कुछ शुद्ध विचार सात्विक आ रहे हैं तो आपका कर्म अपने आप सही हो जाएगा, और सही कर्म कर दिया तो उसका परिणाम तो होना तय है। तो जी हम करना तो सही चाहते हैं पर हमारे विचार ही हमको नहीं करने देते सही चीज। जी तो जी हमको यही पहले मैं विचार सवाल। के स्तर पे काम करना हो। ठीक है। जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत ही थैंक यू ज्यादा सो अच्छे क्वेश्चंस थे, उनसे भी अच्छे आंसर्स थे। ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था सर। थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे। आप सभी लोग मोस्ट वेलकम आगे हैं जो बस ये हर मैं सेशन इसको को ज्वाइन कंक्लूड करने के करके लिए। बस एक एंड बस चीज मैं कंक्लूजन में एक चीज बस ये बोलूंगा, जो आज हमने डिस्कस किया है एक बहुत छोटा सेशन था, इतना टाइम नहीं था अभी हम लोगों के पास। तो आगे जो भी चीजें हमने अभी सिद्धांत जिनकी हमने बात करी है, ये उसकी एक फाउंडेशन है। इसी को लेकर के आगे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा लोग होंगे उस समय, और उनको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको चार्ट वाइज और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा डिटेल में दिखाएंगे, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से उसको समझ सके। ठीक है। ओके जी ओके थैंक। सादर प्रणाम आपको सर। नमस्कार। धन्यवाद। शुभ हो आपका, मंगल कोटि हो, बस कोटि यही प्रणाम। भगवान से। कोटि जी कोटि प्रणाम।
इतने अच्छे शब्दों से, इतने कम उससे आपने मन को समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। बस कुछ अच्छा हो जाए, बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, कुछ भगवत कृपा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए जीवन में, बस यही प्रयास। इतनी लेंथी चीज को इतने शॉर्ट में मन में बता दिया है कि अब समझ में आ गया कि इस तरह से कर लो, दैट सब चीज सही, समझ लो, धीरे भ्रमित धीरे होने की बस जरूरत प्रयास करें, कुछ अच्छा हो जाए। और जो आज कोशिश यही है कि इतना सारा जो चीजें हैं वहां पे कहीं पे कुछ अच्छा, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट पर समझ में आ गया तो बहुत कुछ परिवर्तन जीवन में हो और सकता है। बिग थैंक्स इस्ता को जिसने हम लोग को जोड़ा, तो जी, उसका भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस चीज को कि जोड़ा है और समझने का हम लोग को मौका मिला। बिग थैंक्स इस्ता। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण।